हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन। ये 10th क्लास की साइंस से लिया गया है। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे लाइट। लाइट क्या है? हम सभी जानते हैं कि लाइट एक एनर्जी है जिसकी वजह से हम अपने सराउंडिंग की जो ऑब्जेक्ट्स हैं या वस्तु हैं उन्हें देख पाते हैं। हम देखने का प्रोसीजर क्या है कि लाइट जब किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी तो वहाँ से वो रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों में आएगी, तभी हम उसे ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। अगर लाइट ऑब्जेक्ट पे पड़ने के बाद हमारी आंखों तक नहीं पहुँचती है तब हमें वो नहीं दिखाई देगी। नेक्स्ट हमें पढ़ना है कि लाइट का नेचर क्या है, मतलब लाइट कौन कौन से नेचर कंसिस्ट करती है। तो लाइट को जब हम पढ़ते हैं तो लाइट को हम तीन तरह से पढ़ते हैं कि लाइट रे की फॉर्म में चलती है, लाइट पार्टिकल की फॉर्म में चलती है, लाइट वेव की फॉर्म में चलती है। एक्चुअल में लाइट के कुछ फिनोमिना तो ऐसे हैं जिन्हें हम रे मान के समझ सकते हैं, कुछ फिनोमिना उसके ऐसे हैं जिन्हें हम वेव मान के ही समझ सकते हैं, वो रे मान के नहीं समझे जा सकते। कुछ फिनोमिना इसके ऐसे हैं लाइट के जो उसे पार्टिकल मान के समझे जा सकते हैं। तो जैसे अगर हम रे माने लाइट को तो रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन डिस्पर्जन स्कैटरिंग ये कुछ फिनोमिना हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं। लेकिन अगर बात करें हम इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन पोलराइजेशन, ये फिनोमिना ऐसे हैं जिन्हें हम रे मान के नहीं समझ सकते। ये 12th क्लास में हमारी ऑप्टिक्स चैप्टर में आएंगे जो लाइट से रिलेटेड है। ऑप्टिक्स बोलते हैं हम लाइट की स्टडी को। जब हम लाइट की स्टडी करते हैं तो फिजिक्स की उस वाली ब्रांच को हम बोलते हैं ऑप्टिक्स। जब हम वेव मानते हैं तो हम कहेंगे कि लाइट जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और ट्रांसवर्स नेचर की। वेव हमारे पास दो तरह की हुआ करती है, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है और दूसरी ट्रांसवर्स वेव है। जो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की फॉर्म में मूव करती है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव, जो क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में मूव करेगी उसे हम बोलेंगे ट्रांसवर्स वेव। इस तरह से जो दिखाई देगी। अच्छा, कुछ फिनोमिना ऐसे भी हैं लाइट के जो हमें केवल तभी समझ आएगी जब हम लाइट को ऐसे मान लेंगे कि लाइट छोटे छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म में चलती है, जिन पार्टिकल्स को हम बोलते हैं फोटोन। लाइट के पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? फोटोन। ये बात ध्यान रखेंगे। तो उसमें एक इफेक्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दूसरा है कॉम्पटन इफेक्ट। ये हमारे सिलेबस से बाहर हैं। फिलहाल हमें ये समझना होगा कि लाइट के पास कुछ नेचर हैं अलग अलग तरह के, और उन नेचर से हम अलग अलग फिनोमिना को समझ सकते हैं। हमारे सिलेबस में रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन है, इन्हें हम समझेंगे डिटेल में। आप 12th क्लास में जब जाएंगे तो 12th क्लास में आपके पास ये चैप्टर बहुत ब्रॉड हो जाएगा, जहां हम इसे रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स की टर्म में पढ़ेंगे। और ऑप्टिक्स में बता दूं आपको, ऑप्टिक्स है लाइट की स्टडी करना। ठीक है, हमारा आज का टॉपिक है फिलहाल के लिए वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन के लिए मैंने एक एग्जांपल बनाया हुआ। सपोज आपके पास एक बॉल है, वो आपने बॉल सरफेस पे स्ट्राइक करी, सरफेस की तरफ थ्रो करी, तो होगा क्या? वो सरफेस पे टकराएगी और वापस उसी मीडियम में मतलब अगर आप यहाँ एयर है तो टकराई और वापस उसी मीडियम में आ गई। तो इस फिनोमिना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। मतलब जब बॉल टकराई और वापस उसी मीडियम में चली गई, तो ये जो फिनोमिना है बाउंसिंग बैक का, वापस चले जाने का, इसे रिफ्लेक्शन बोलते हैं। सेम केस है लाइट के साथ में भी। मान लिया ये लाइट रे आई और एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे टकराई। अब इसके लिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मान लिया ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होगा नीचे की तरफ तो ये इसके अंदर से भी जा सकती है, जिसे हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो जरूरी है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस होनी चाहिए। तो जब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे टकराएगी और वापस चली जाएगी तो हम इस फिनोमिना को बोलेंगे रिफ्लेक्शन। जैसा डेफिनेशन में भी लिखा हुआ, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जब लाइट किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे गिरेगी एंड बाउंसेस बैक, और वापस बाउंस हो जाएगी टू द सेम मीडियम, वापस उसी मीडियम में, दिस फिनोमिना इज नोन एज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम इसे क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे। ठीक है, अब कुछ नोट करने वाली बातें हैं। नोट करने वाली बात है कि सिल्वर जो है वो हमारे पास बेस्ट रिफ्लेक्टर है। हमारे जितने भी मिरर बनते हैं उनमें सिल्वर की पॉलिश हुआ करती है बैक साइड में, और हमें ऑब्जेक्ट्स तभी दिखाई देंगे जब लाइट उनसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। मतलब अगर आपको ये दिखाई दे रहा तो ये तब दिखाई दे रहा कि इस पर लाइट पड़ रही और रिफ्लेक्ट होकर कैमरे की तरफ जा रही, तभी ये चीज़ें रिकॉर्ड हो रही। या आपको अपना मोबाइल दिखाई दे रहा, वो इसी वजह से दिखाई दे रहा कि उस पर लाइट पड़ रही और पड़ने के बाद वो रिफ्लेक्ट होकर तुम्हारी आंखों तक पहुंच रही, तब दिखाई दे रही। अच्छा, रिफ्लेक्शंस के कुछ लॉज भी हैं। ऐसा नहीं कि रिफ्लेक्शन तो है और उसके कुछ नियम नहीं है। रिफ्लेक्शन होने के कुछ नियम हैं, उन्हें हम पढ़ेंगे। मान लिया मेरे पास ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना रखी मैंने यहाँ पे, और इस पे मैंने लाइट को, इसकी तरफ लाइट भेजी, तो ये लाइट इसकी तरफ आई और टकरा के वापस इसमें चली गई। ये तो हो गया रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन के लॉज क्या हैं? लॉ हैं कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल होगा, और इसमें लिखा हुआ एंगल्स आर मेजर्ड फ्रॉम नॉर्मल। एंगल्स कहाँ से मेजर होंगे? नॉर्मल से। ठीक है, ये एक मैंने लाइट रे डाली
जहाँ पे भी डलेगी वहीं पे ही हम एक परपेंडिकुलर लाइन खींच देंगे, ये परपेंडिकुलर लाइन खींची। तो इस नॉर्मल, इसे बोलते हैं नॉर्मल, इस नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होगा उसे बोलेंगे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये टकरा के गई फिर वापस उसी मीडियम में, तो रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे इसे हम, जो टकराने के बाद जाएगी उसे बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होगा उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिफ्लेक्शन का सबसे पहला लॉ यही है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। मतलब आई इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, आर के इक्वल होगा। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों के तीनों ही एक प्लेन के अंदर होंगे। ये तीनों सब एक प्लेन के अंदर होने चाहिए। इंसिडेंट लाइट, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड लाइट ऑल लाइज इन सेम प्लेन, ये सब एक प्लेन के अंदर होंगे। अच्छा, जब मैं बोल रहा कि प्लेन के अंदर होंगे तो इसका क्या मतलब है, सपोज ये कोई इंसिडेंट लाइट है, ठीक है, तो जहाँ पे इंसिडेंट होंगी वहीं पे मैं नॉर्मल ड्रॉ करूँगा, ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब जो रिफ्लेक्टेड लाइट है मेरे पास, वो इसी प्लेन के अंदर होगी, वो ऐसा नहीं कि इधर चली जाएगी या इधर चली जाएगी, ये तीनों एक ही सीध में होने चाहिए। ठीक है, तब मैं कहूँगा कि ये एक प्लेन के अंदर है। अगर ये इधर चली गई या इधर चली गई तो ये एक प्लेन के अंदर नहीं है। तो एक प्लेन के अंदर होने की कंडीशन यही है, तीनों एक सीध में होने चाहिए। ठीक है, एक नोट करने वाली बात यह है कि जब आई की वैल्यू 0 होगी, मतलब लाइट जो है नॉर्मल की तरफ से ही आ रही होगी, तो वापस नॉर्मल की तरफ ही चली जाएगी। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा। इट मीन्स व्हेन लाइट फॉल्स नॉर्मली, मतलब जब लाइट नॉर्मली पड़ेगी किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, देन इट टर्न्स बैक टू द सेम पाथ, तब ये वापस अपने रास्ते चली जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है अब रिफ्लेक्शन कितने तरह का है हमारे पास। तो हम बोलते हैं कि रिफ्लेक्शन हमारे पास 2 तरह का है। ठीक है, रिफ्लेक्शन 2 तरह से मतलब एक रेगुलर रिफ्लेक्शन है, एक डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है। बहुत छोटी सी इनकी डेफिनेशन है, शायद हमारे सिलेबस में हो ना हो, समझ लेते हैं कि जब इंसिडेंट लाइट पैरेलल आएंगी और रिफ्लेक्शन होने के बाद भी वे पैरेलल जाएं, तब हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। मतलब पैरेलल आई और रिफ्लेक्शन होने के बाद पैरेलल ही चली गई तो रेगुलर रिफ्लेक्शन है। लेकिन अगर ऐसा हो कि पैरेलल तो आए लेकिन बाद में फिर पैरेलल ना जाएं, ठीक है, नॉन पैरेलल हो जाएंगे, तब हम इसे बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। लिखा हुआ कि पैरेलल इंसिडेंट रेज गो पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन, मतलब पैरेलल इंसिडेंट रे पैरेलल जाती हैं रिफ्लेक्शन के बाद में और इसमें पैरेलल नहीं जाएंगी। लेकिन एक बात ये भी ध्यान रखनी कि ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर रिफ्लेक्शन के लॉ फॉलो नहीं हो रहे, रिफ्लेक्शन के लॉ यहाँ पे भी फॉलो हो रहे, रिफ्लेक्शन के लॉ यहाँ पे भी फॉलो हो रहे। बस इसमें कंडीशन ये है कि यहाँ जो सरफेस है, ध्यान रखनी कि यहाँ जो सरफेस है वो प्लेन सरफेस होगी। ये कैसी सरफेस होगी, प्लेन सरफेस होगी। और ये जो सरफेस होगी ये जिग जैग सरफेस होगी, जिग जैग। ठीक है, ये बात ध्यान रखने की। आप देख भी सकते हैं कि मैंने डायग्राम में ऐसे ही करके कुछ बना रखा। नेक्स्ट है, अब रिफ्लेक्शन होगा प्लेन मिरर पे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि प्लेन मिरर पे रिफ्लेक्शन का क्या है। तो हमने सब ने प्लेन मिरर देखा हुआ है कि हमारे घर में जो ड्रेसिंग टेबल पे मिरर लगा होगा या बाथरूम में जो मिरर लगा हुआ होगा वो प्लेन मिरर होगा। ठीक है, तो प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाएगा, ये मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है और मैंने यहाँ पे प्लेन मिरर बना रखा, तो हमें दिखाई देगा कि जैसे हम मिरर के सामने खड़े होंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि मिरर के अंदर भी कोई है। ठीक है, मिरर के अंदर भी कोई है, तो जैसे हम हैं ऐसे के ऐसे ही वहाँ पे भी हमें दिखाई देगा। अब समझना है कि अगर लेफ्ट साइड में जिस साइड ऑब्जेक्ट है अगर इमेज उधर ही बनती है तो हम बोलते हैं रियल इमेज। क्या बोलते हैं, रियल इमेज। तो अगर इधर होती तो रियल इमेज होती, लेकिन अगर मिरर के दूसरी साइड इमेज बनती है इन्हें बोलते हैं वर्चुअल इमेज। कैसे, वर्चुअल इमेज। अच्छा, वर्चुअल का इरेक्ट के साथ में बहुत गहरा संबंध है, मतलब जहाँ पे भी वर्चुअल मिलेगा वहाँ पे इरेक्ट जरूर मिलेगा। इरेक्ट का मतलब है सीधा, मतलब जैसा ऑब्जेक्ट सीधा है, सिर ऊपर है, पैर नीचे है, मैंने लिखा हेड ऊपर है और फीट नीचे हैं, तो ऐसे ही इमेज में भी सिर ऊपर होगा और पैर नीचे ही होंगे, मतलब ये इरेक्ट इमेज ही बनेगी। ठीक है, तो जब भी इरेक्ट बनेगी तो वो वर्चुअल जरूर होगी। अब चाहे ये प्लेन मिरर हो या फिर स्फेरिकल मिरर हो या लेंस भी अगर हम पढ़ेंगे तब भी वर्चुअल और इरेक्ट तो आपस में जुड़े हुए होंगे ही होंगे। तो हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं कि भाई प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाएगा या रिफ्लेक्शन होने के बाद जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी। तो इमेज जो बनेगी वो वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी। एक डेफिनेशन ये भी है वर्चुअल और इरेक्ट की कि भाई रियल जो इमेज होंगी आप उन्हें स्क्रीन पे ले सकते हैं और जो वर्चुअल इमेज होंगी उन्हें आप स्क्रीन पे नहीं ले सकते। ये डेफिनेशंस कुछ बच्चों को समझ आए, कुछ बच्चों को नहीं समझ आती। तो आप इसे सिंपली ऐसे याद रख सकते हैं कि मिरर के केस में जिस साइड ऑब्जेक्ट है अगर उसी साइड इमेज बनती है तो रियल इमेज बनेगी क्योंकि वो रिफ्लेक्शन से बनी।
और अगर दूसरी साइड इमेज बनती है तो वो वर्चुअल इमेज बनेगी। मिरर के केस में आप ऐसे ही पढ़ते जाएंगे जब तक आप मिरर पढ़ेंगे, दूसरी साइड में हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनेगी। और वर्चुअल बनेगी तो साथ ही साथ ये भी ध्यान रखेंगे इरेक्ट उसके साथ जुड़ा हुआ जरूर होगा, वो सीधी जरूर बनेगी, कोई सा भी मिरर हो, आइदर इट इज़ प्लेन मिरर, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ठीक है, प्लेन मिरर के लिए इमेज बनेगी इक्वल डिस्टेंस पे और इक्वल साइज की बनेगी, मतलब जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है उतनी ही डिस्टेंस पे इमेज बनेगी, और जितना साइज ऑब्जेक्ट का होगा उतना ही साइज इमेज का भी होगा। ये इसकी अच्छी प्रॉपर्टी है। ठीक है, और जो इमेज होगी वो लेटरली इन्वर्टेड होगी। आप अगर मिरर में देखेंगे तो मिरर में आपको ऐसा दिखाई देगा कि आपका जो खब्बा हाथ है वो तो सीधा हो जाएगा इमेज का, ठीक है, और जो सीधा हाथ है वो खब्बा हाथ हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं इसे बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। ये जो लेफ्ट साइड का पार्ट इमेज में हमें राइट साइड में दिखाई देगा ना, या राइट साइड का पार्ट हमारा इमेज में हमें लेफ्ट साइड का दिखाई देगा, इसे हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। अच्छा, अगर हम मिरर की तरफ मूव करना शुरू करें, मान लिया मैं मिरर की तरफ मूव करा, मिरर मेरे से कुछ दूरी पे रखा हुआ प्लेन मिरर, और मैं मिरर की तरफ v स्पीड से मूव करता जाऊं या s स्पीड से मूव करता जाऊं, तो मुझे ऐसा लगेगा कि इमेज मेरी तरफ दुगनी स्पीड से आ रही है। मतलब इफ़ वी मूव टुवर्ड प्लेन मिरर, अगर हम प्लेन मिरर की तरफ मूव करते हैं विद स्पीड s के साथ में, देन इमेज मूव्स टुवर्ड अस विद स्पीड 2s। हमें ऐसा लगेगा कि इस इमेज हमारी तरफ दोगुनी स्पीड से मूव करी। ये इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे याद रख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन। ये तो हमने पढ़ा प्लेन मिरर का रिफ्लेक्शन। एक बार फिर मैं रिकैप कर दे रहा हूँ कि प्लेन मिरर के रिफ्लेक्शन में इमेज वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, मतलब ऐसी इमेज बनेगी जिसे आप स्क्रीन पे नहीं ले सकते, और सीधी बनेगी। दूसरा, इक्वल डिस्टेंस पे बनेगी, मतलब जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही डिस्टेंस पे इमेज भी बनेगी, इक्वल साइज की बनेगी, लेटरली इन्वर्टेड बनेगी, और अगर हम उसकी तरफ एस स्पीड से चलेंगे तो इमेज हमारी तरफ दोगुनी स्पीड से आएगी। इस बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है स्फेरिकल। पहले तो समझेंगे लेटरल इन्वर्जन क्या है, स्फेरिकल भी देखेंगे। लेटरल इन्वर्जन हमने अभी पढ़ा कि लेफ्ट साइड की चीज़ें अगर हमें राइट साइड में दिखाई देने लगे इमेज में, हम इसे क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। इसी वजह से जो एम्बुलेंस हुआ करती हैं उनमें एम्बुलेंस उल्टा लिखा हुआ करता है। क्यों? क्योंकि जब हम मिरर में देखेंगे ना, अपने रियर व्यू मिरर में, जो व्हीकल्स में या बसेस में, कार्स में जो साइड में मिरर लगे होते हैं, तब जब हम उनमें देखते हैं तो उल्टा एम्बुलेंस हमें सीधा दिखाई दिया करता है। तो इस वजह से इसे एम्बुलेंस पे एम्बुलेंस को उल्टा लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि वो लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनाएंगे, मिरर्स जो हैं वो लेटरली इन्वर्टेड बनाएंगे, तभी तो हमें सीधा दिखाई देगा ये। तो इसे पहले ही हम उल्टा लिख लेंगे और हमें फिर ये सीधा दिखाई देगा। प्लेन मिरर को कहाँ यूज़ करते हैं, हम सबको पता है, ड्रेसिंग टेबल में यूज़ करते हैं, बाथरूम में यूज़ करते हैं, शोरूम वगैरह में या शॉप में ना बहुत सारे मिरर यूज़ करते हैं ताकि दुकान जो है बड़ी बड़ी सी दिखाई दे कुछ। और एक है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप हमारे सिलेबस में शायद नहीं है इस बार। तो पेरिस्कोप ऐसा है कि मान लिया आप कोई नेवी में जॉब करता है या समुद्र में हैं आप, तो वे लोग क्या करते हैं कि पानी के नीचे से ही पानी के ऊपर के ऑब्जेक्ट्स देख सकते हैं आसानी से। तो इसमें क्या करते हैं, हम दो प्लेन मिरर लेंगे जिन्हें हम 45 डिग्री पे ऐसे अलाइन कर लेंगे, तो ऐसे रेज आएंगी। तो मान लिया यहाँ तक जो है ये हिस्सा तो पानी के ऊपर निकला हुआ और हम हैं पानी के नीचे, तो पानी के ऊपर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वहाँ से रेज आएंगी इधर की तरफ, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर फिर इस वाले मिरर पे जाएंगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर फिर वो इधर चली जाएंगी, यहाँ हमारी आंखें होंगी। ठीक है, यहाँ हमारी आंखें होंगी तो हम उसे देख लेंगे आसानी से। इस तरह से हम पेरिस्कोप बनाएंगे। तो पेरिस्कोप में भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, प्लेन मिरर का इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखेंगे इसे भी हम। तो कुछ हैं इसके एप्लीकेशंस, ड्रेसिंग टेबल में, बाथरूम मिरर में, शोरूम शॉप में, और पेरिस्कोप में हम किसका इस्तेमाल करेंगे, प्लेन मिरर का इस्तेमाल करेंगे। आप ये जो नोट्स मैंने बनाए हुए ये आपको नितिन का विज्ञान करके इंस्टाग्राम चैनल है, वहाँ से आपको मिल जाएंगे अगर आप इन्हें लिखना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन एट स्फेरिकल सर्फेसेस। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि भाई मिरर बनते कैसे हैं। ये जो हमने कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर बना रखे हैं ये बनते कैसे हैं, और कब हम कॉन्वेक्स बोलेंगे और कब हम कॉनकेव बोलेंगे। तो इन्हें बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जनरली एक हम होलो ट्रांसपेरेंट स्फेयर ले लेंगे। हमने एक स्फेयर लिया जो खोखला है और ट्रांसपेरेंट है सबसे पहली बात, और हमने क्या करा, हमने इसे काट लिया यहाँ से। ठीक है, हमने इसे काट लिया, तो काटने पे होगा क्या, इस तरह का कुछ दिखाई देगा ये। अब इस पे डिपेंड करेगा कि हमने पॉलिश कहाँ करी। अगर हमने सेंटर की तरफ पॉलिश करी, ये जो मैंने रेड डॉट से बना रखा है ये पॉलिश है। अगर हमने सेंटर, क्योंकि इस सरफेस का सेंटर किधर है, इधर है, इसका सेंटर इधर होगा, तो अगर मैंने सेंटर की तरफ पॉलिश करी तो ये बनेगा कॉन्वेक्स मिरर। तब इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगी सेंटर से दूसरी तरफ होगी। तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या है, ये एक स्फेरिकल मिरर है जिसके अंदर रिफ्लेक्टिंग सरफेस दूसरी साइड होगी।
अवे फ्रॉम द सेंटर। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, ये सेंटर से दूसरी तरफ है, तब हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। अगर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस किस तरफ हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर की तरफ हो, तब हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव में एक वर्ड आ रहा, केव, केव मतलब गुफा, तो ये जो गुफा जैसा हमें दिखाई देवे ना, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस गुफा जैसी हो तब हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर, ठीक है। इसे ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर की तरफ हो तब हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर, और अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर से दूसरी साइड हो तब हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। और बनाते कैसे हैं, बनाते हैं हम इन्हें एक होलो ट्रांसपेरेंट स्फीयर से काट के। अच्छा एक बात ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये तो एक ट्रांसपेरेंट स्फीयर था, तो हमें इस पर क्या करना पड़ेगा, हमें इस पर पॉलिश करनी पड़ेगी। हम क्या करेंगे, हम इस पर मान लीजिए जैसे ये मैंने काटा, तो मैं क्या करूँगा, इस पर सिल्वर की कोटिंग कर दूंगा, क्योंकि सिल्वर क्या है, वो बेस्ट रिफ्लेक्टर है। सिल्वर की कोटिंग कर दूंगा और उस पर पीछे से लाल पीला काला जैसा भी पेंट करना पेंट कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाया करते हैं और पॉलिश सरफेस। तो कॉनकेव मिरर क्या है, कॉनकेव मिरर वो है जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर की तरफ होगी। रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसकी तरफ होगी, टुवर्ड द सेंटर, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसका। अब नेक्स्ट देखेंगे इसमें टर्मिनोलॉजी हम कौन कौन सी यूज़ करते हैं जब हम स्फेरिकल मिरर्स को पढ़ते हैं। तो पहली टर्म है पोल, हमें पता होना चाहिए पोल क्या है। जैसे मैंने इस स्फेयर से मिरर बनाया, तो इस मिरर का जो बीच वाला पॉइंट होगा, सेंटर वाला पॉइंट जो होगा, सेंटर वाला पॉइंट जो होगा उसे क्या बोलेंगे हम, पोल बोलेंगे। ये तो हो गया इस स्फेयर का सेंटर, इस स्फेयर का सेंटर हो गया। इस मिरर का जो सेंटर होगा उसे पोल बोलते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, स्फेयर के सेंटर से और पोल से जो इमेजिनरी लाइन पास होगी उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। फिर दोबारा से सुनेंगे, स्फेयर के सेंटर से या सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर इसे कर्व को बोलते हैं, कर्व का मतलब है मोड़, ठीक है। ये जो हमने मिरर बनाया स्फेयर से काट के, इस मिरर के सेंटर मतलब स्फेयर का जो सेंटर है उसे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से जो लाइन पास होगी उसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये इमेजिनरी लाइन है पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर। मिरर के पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब नेक्स्ट टर्म है फोकस। फोकस किसे बोलते हैं, फोकस मतलब जैसे अगर हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में फोकस वर्ड को यूज़ करते हैं, केंद्रित करना या इकट्ठा करना, हम बोलते हैं कि भाई अपना ध्यान मतलब फोकस करो अपनी पढ़ाई पे, मतलब अपना ध्यान केंद्रित करो पढ़ाई पे। तो सेम यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है। फोकस किसे बोलेंगे, अच्छा ये फोकस जो होगा कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में थोड़ा सा अलग अलग तरह से डिफाइन होगा। मान लिया ये कॉनकेव मिरर है मेरे पास, तो फोकस को कैसे डिफाइन करेंगे एक बार देखेंगे कि प्रिंसिपल एक्सिस के जो भी लाइंस पैरेलल आ रही होंगी वे रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पॉइंट से पास होंगी उसे हम बोलते हैं फोकस। क्या बोलेंगे, फोकस। क्योंकि कॉनकेव मिरर में तो रिफ्लेक्ट होकर वो एक्चुअल में उस पॉइंट से पास हो जाएंगी, कॉनकेव मिरर में उससे पास नहीं होने की लेकिन महसूस होंगी कि ये उससे पास हो रही। सपोज मैंने ये कॉनकेव मिरर बनाया, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, एक रे ये आई, इसी के पैरेलल एक रे ये आई, ये दोनों रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं। ये टकराने के बाद कहाँ से निकली, इस पॉइंट से निकली, तो जिस पॉइंट से निकलेगी हम उसे क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर में देखते हैं, मान लीजिए ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस पोल और सेंटर से पास होने वाला। अब मैंने दो पैरेलल रे लेके आया, मैं एक पैरेलल एक रे ये होगी और एक रे ये होगी, ये टकराने के बाद चली तो गई इधर की तरफ, एक इधर की तरफ चली गई, ये वाली इधर की तरफ चली गई, लेकिन ये इधर कहीं मिलने की तो है नहीं, तो हमें ऐसा लगेगा कि ये इस वाले पॉइंट से हो के आ रही, एक्चुअली इस वाले पॉइंट से पास नहीं हो रही है, लेकिन जब इधर से देखेंगे तो महसूस होगा कि इस पॉइंट से पास होके आ रही, ठीक है। तो एक ऐसा पॉइंट, इट इज़ द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ये पॉइंट है किस पे, प्रिंसिपल एक्सिस पे, थ्रू विच ऑल द पैरेलल लाइंस टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइंस हैं जितनी भी, आइदर पासेज, या तो वे उससे पास हो रही हो, और अपीयर टू पास, या तो वे वाकई में जैसे इस वाले केस में पास होके जा रही इससे, या तो वो हकीकत में उससे पास होती हैं पॉइंट से, या महसूस होती हैं उस पॉइंट से पास होती है, ऐसे पॉइंट को बोलते हैं हम फोकस। फिर दोबारा से समझेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट जिससे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइंस या तो सच में पास होती हों या पास होती हुई महसूस होती हों, उसे हम बोलते हैं फोकस। फोकल लेंथ क्या है, फोकल लेंथ है पोल से फोकस की जो डिस्टेंस होगी हम उसे बोलेंगे फोकल लेंथ। ध्यान रखेंगे जितना भी हम ये मिरर पढ़ेंगे, मिरर में सारी डिस्टेंसेस पोल से ही मेजर होंगी। कहाँ से मेजर होंगी, पोल से। तो पोल से फोकस की जो डिस्टेंस है उसे बोलते हैं हम फोकल लेंथ। तो ये वाली डिस्टेंस जो है ये सब क्या है, फोकल लेंथ है।
नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ। आर और एफ के बीच में क्या रिलेशन है, तो ध्यान रखेंगे आर क्या है, आर है रेडियस, और रेडियस हमेशा कहाँ से नापेगी, सेंटर से। सेंटर से स्फेयर तक के डिस्टेंस को बोलते हैं हम रेडियस। सपोज मेरे पास ये स्फेयर है, तो ये स्फेयर का सेंटर, तो सेंटर से स्फेयर तक की डिस्टेंस को ही क्या बोलते हैं, रेडियस। तो हमें रेडियस के और फोकल लेंथ के बीच की डिस्टेंस निकालनी, तो ध्यान रखेंगे फोकल लेंथ जो होगी हमेशा रेडियस का हाफ होगी, मतलब ये एफ जो होगा पी और सी के बिल्कुल बीच में होगा पॉइंट। तो एफ इज इक्वल टू होगा r/2। इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं। मान लिया अगर आपको रेडियस दी कि रेडियस जो है वो 20 सेंटीमीटर है, तो फोकल लेंथ बताओ, फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। सीधा सीधा हम क्या कर देंगे, सीधा सीधा हम हाफ कर देंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कॉनकेव मिरर इमेज कैसे बनाएगा। हमें इमेज फॉर्मेशन देखनी कॉनकेव मिरर में। तो इमेज फॉर्मेशन के कुछ रूल हैं। मैं जो बेसिक रूल फॉलो करता हूँ या बच्चों को बताया करता हूँ वे ये हैं कि कभी भी आपको ना ऑब्जेक्ट की अगर इमेज बनानी, आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसे आपने मिरर के सामने रखा और आपको उस ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी है उस मिरर से, तो इमेज बनाने का हमारे पास एक आसान तरीका है कि आप एक रे को तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेज दो। हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा कि जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, वो कहाँ से पास होगी, वो फोकस से पास होगी या पास होती महसूस होगी। जैसे इस वाले केस में कॉनकेव मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजी और कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी। तो एक रे तो आप कहाँ से पास कराओ, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजो और वो कहाँ से पास हो जाएगी, फोकस से पास हो जाएगी। ठीक है, रिफ्लेक्शन के बाद में। दूसरा, कम से कम 2 रे चाहिए आपको, एटलीस्ट 2 रेज आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म द इमेज। इमेज बनाने के लिए आपको 2 रे भेजनी पड़ेंगी। तो एक रे तो आपने भेज दी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, दूसरी कहाँ से भेजोगे, अगर आप सेंटर से पास कराओगे रे को तो ध्यान रखना वो अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगी। सपोज ये कोई आपके पास मिरर है और ये सेंटर है इसका और ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आपने रे यहाँ सेंटर से पास कराई ऐसे, तो ये ऐसे जाएगी और जो कि तू वापस आ जाएगी, ये अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगी, वापस उसी पे चली जाएगी। तो ये एक तरीका है, आप सेंटर से भी पास करा सकते हैं। दूसरा, रे मेक्स इक्वल एंगल आफ्टर रिफ्लेक्शन व्हेन इट स्ट्राइक्स द पोल ऑफ द मिरर। भाई मान लिया ये मेरे पास एक मिरर है, तो पोल क्या होगा, पोल होगा इसका बिल्कुल बीच वाला पॉइंट। ये मैंने प्रिंसिपल एक्सिस बना लिया। मान लिया ये कोई ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से अगर मैं एक रे को पोल पे स्ट्राइक कराऊं तो जितना एंगल इसने यहाँ पे बनाया उतना ही एंगल नीचे की तरफ बनाती ही चली जाएगी ये ऐसे। ये आई हो गया, ये आर हो गया, ये तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। एक तरीका ये है। कम से कम आपको 2 रे खींचनी, और 2 रे खींचने के तरीके क्या हैं आपके पास। एक तरीका तो है कि आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजो रे को, ठीक है। मान लिया ये मिरर है, ये ऑब्जेक्ट, तो एक रे को तो भेजो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और जहाँ पे भी फोकस हो उस फोकस से उसे पास करा दो। दूसरा है आप सेंटर से पास कराओ, वो अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगी। और तीसरा है कि आप पोल पे स्ट्राइक करो और पोल पे स्ट्राइक होने के बाद वो जिस एंगल से आई उसी एंगल से चली जाएगी। कुछ केसेस हैं जब आप ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं इमेज कहाँ बनती है, ये सारे केसेस हमने ऑलरेडी पढ़ रखे, ठीक है। आप इस टेबल को एक बार ध्यान से देख लेंगे, इस टेबल को देख लेंगे और वीडियो को पॉज करके, रोक के वीडियो को, आप इस टेबल को बना लेंगे। हम डिटेल में एक एक केस को पढ़ेंगे आगे चल के। आप इसे बना सकते हैं पॉज करके, ठीक है। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो आप इसे देख सकते हैं अपनी बुक से या जहाँ से भी आप देखना पसंद करेंगे। अगर आपको आप चाहिए कि भाई ये नोट्स जो मैंने बनाए हुए ये नोट्स ही हमें चाहिए, तो ये सब आपको मिल जाएंगे। नितिन का विज्ञान करके इंस्टाग्राम चैनल है, वहाँ ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। हम कॉनकेव मिरर की इमेज फॉर्मेशन देखते हैं और इमेज फॉर्मेशन देखेंगे कि ये इमेज कैसे कैसे बनाएगा अलग अलग केसेस में। तो सबसे पहला है केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में क्या है कि ऑब्जेक्ट आपने कहाँ रखा हुआ, ऑब्जेक्ट आपने इन्फिनिटी पे रखा हुआ। इन्फिनिटी का मतलब है बहुत बड़ी डिस्टेंस है, बहुत ज़्यादा दूर रखा हुआ। ये रखा हुआ, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, वहाँ से जब भी रेज आएंगी, ध्यान रखना इन्फिनिटी से जब भी रेज आएंगी वो पैरेलल ही होंगी, या अगर कोई रेज पैरेलल जा रही तो वो कहाँ पे मिलेंगी, इन्फिनिटी पे मिलेंगी। तो जब इन्फिनिटी से रेज आई वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास होंगी, फोकस से पास होंगी। तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी। तो इमेज कहाँ बनेगी, एट फोकस। और कैसी इमेज बनेगी, ध्यान रखेंगे बहुत बहुत ज़्यादा छोटी इमेज बनेगी, डिमिनिस्ड, ठीक है, या पॉइंट साइज इमेज बनेगी, पॉइंट साइज इमेज बनेगी, ठीक है। और तीसरा रियल बनेगी, रियल इमेज। रियल क्यों बनेगी, देखो मैंने तुम्हें बताया था पहले भी कि जिस साइड ऑब्जेक्ट है अगर उसी साइड इमेज बनती है तो ऐसी इमेज बनेगी रियल इमेज, और दूसरी साइड अगर इमेज बनी इधर बनेगी वर्चुअल इमेज,
ठीक है, इधर कैसी बनेगी रियल और इधर कैसी बनेगी वर्चुअल। मिरर के केसेस में आपको ये बात ध्यान रखनी, लेंस में उल्टा हो जाएगा, लेकिन मिरर में ये ध्यान रखना कि जिस साइड ऑब्जेक्ट है अगर उसी साइड इमेज बनती है तो वो रियल बनेगी। अगर रियल बनेगी तो वो ध्यान रखना इन्वर्टेड बनेगी। इन्वर्टेड मतलब उल्टी बनेगी। जैसे वर्चुअल का इरेक्ट के साथ में रिलेशन है, वर्चुअल मतलब जिसे आप स्क्रीन पे नहीं ले सकते, ऐसी इमेज हमेशा सीधी बनेगी, इरेक्ट बनेगी। ऐसी जब भी रियल बनेगी तो रियल के साथ में इन्वर्टेड, मतलब जब भी रियल बनेगी तो उल्टी जरूर बनेगी। ये लेंस के लिए भी बात है और मिरर के लिए भी बात है। ठीक है, तो क्या क्या हुआ कि कहाँ बनी, फोकस पे बनी, दूसरा कहाँ बनी, डिमिनिश्ड बनी या पॉइंट साइज की इमेज बनी। कब, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है। और रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। केस सेकंड में हम देखेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, बियॉन्ड सी, सी के पीछे, ये सेंटर है, जिस स्फीयर से ये मिरर बनाया गया ना उसका सेंटर ये है, उससे पीछे रखा हुआ ऑब्जेक्ट, ये रखा ऑब्जेक्ट। मैंने बताया था पहले भी कि इमेज बनाने का हमारे पास क्या तरीका है कि एक रे तो भेजो आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये तो प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, इसके पैरेलल आपने एक रे भेजी, ये रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी। इसी वजह से मैंने कहा था कि फोकस की डेफिनेशन क्या है। फोकस की डेफिनेशन ये है कि प्रिंसिपल एक्सिस की सारी रेज जिस पॉइंट से पास हो रही हो या पास होती महसूस हो रही हो उसे क्या बोलते हैं, फोकस। तो ये फोकस हो गया, इसका फोकस से पास हुई। दूसरी हमने कहाँ स्ट्राइक करी, पोल पे। पोल पे स्ट्राइक करने का फायदा यह है कि जिस एंगल पे आएगी उसी एंगल पे चली जाएगी। अब ये दोनों रे, ये वाली और ये वाली, रिफ्लेक्शन होने के बाद जहाँ पे भी इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पे क्या बनेगी, इमेज बनेगी। तो ये बनी इमेज। इमेज कहाँ बनी, इमेज बनी बिटवीन सी एंड एफ। तो कहाँ पे बनी, बिटवीन सी एंड एफ। देखो जब ऑब्जेक्ट दूर था तब तो इमेज कहाँ बनी, फोकस पे। अब ऑब्जेक्ट नज़दीक आया तो इमेज फोकस से थोड़ा सा दूर की तरफ जाने लगी। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर था इमेज बहुत छोटी बनी, फोकस पे बनी। अब ऑब्जेक्ट सेंटर के नज़दीक आया तो इमेज फोकस से पीछे की तरफ जाने लगी और थोड़ी सी बड़ी बनेगी। अभी भी छोटी बनी ऑब्जेक्ट के कंपैरेटिव, तो स्मॉल साइज की बनी। कैसी बनी, स्मॉल साइज की। और रियल इन्वर्टेड तो है ही, रियल और इन्वर्टेड। रियल क्यों बनी, क्योंकि जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा हुआ उसी साइड मिरर के इमेज बनी। ठीक है, इस वजह से रियल है। और रियल है तो साथ ही साथ कैसी है, इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड मतलब उल्टी इमेज बनी। नेक्स्ट है, अगर आपने इमेज को, सॉरी ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, ऑब्जेक्ट को रखा सेंटर पे। हमने इस केस में अभी देखा कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट सेंटर की तरफ आया ना तो इमेज पीछे की तरफ जाने लगी। अब हुआ क्या कि जब आप सेंटर पे पहुंच गए मिरर के तो इमेज भी कहाँ पहुंच गई, सेंटर पे पहुंच गई। जब ऑब्जेक्ट दूर था इमेज फोकस पे थी, जब सेंटर के नज़दीक आया तो पीछे की तरफ चली गई, फोकस से पीछे की तरफ चली गई, रही सेंटर के बीच में ही। जब सेंटर पे ही आ गए तब इमेज भी कहाँ बनी, सेंटर पे ही बनी। तो कहाँ बनी, एट सेंटर। कैसी बनी, इक्वल साइज की, इक्वल साइज की बनी। ठीक है, लेकिन रियल बनी और इन्वर्टेड बनी। रियल भी बनी और कैसी बनी, इन्वर्टेड बनी, उल्टी बनी। रियल के साथ इन्वर्टेड जुड़ा ही रहेगा हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट केस है, अगर आप ऑब्जेक्ट को और नज़दीक लेके गए, कैसे बनाई ये इमेज, एक पैरेलल भेज दी और एक कहाँ कर स्ट्राइक कराई, पोल पे स्ट्राइक कराई। तो पैरेलल वाली तो फोकस से पास हो जाएगी और जो पोल से पास हो रही होगी वो जिस एंगल पे आई उसी एंगल पे चली जाएगी, ये आ गई। तो पहले ही ध्यान रखो कि भाई अगर सेंटर पे ऑब्जेक्ट है तो सेंटर पे इमेज बनानी, पहले ही इमेज बना दो। ठीक है, क्योंकि पेपर में आपको इतना टाइम मिलने का ही नहीं कि एक्सपेरिमेंट करो आप पेपर में बैठ के। तो पेपर में आप पहले ही ध्यान रखो एग्जाम के टाइम पे कि भाई इमेज वहीं पे ही बननी है। अगर सेंटर पे ऑब्जेक्ट है तो सेंटर पे ही बनेगी। ठीक है, अगर मान लिया रेडियस 20 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब सेंटर की डिस्टेंस कितनी होगी पोल से, 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब इमेज भी 20 सेंटीमीटर पे ही बनेगी। आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो पहले ही सेंटर पे बना के बैठ जाओ। नेक्स्ट है, अगर ऑब्जेक्ट को आप और शिफ्ट करोगे इधर की तरफ, आपने क्या करा, ऑब्जेक्ट को और शिफ्ट कर दिया, किसकी तरफ, फोकस की तरफ। तो आप कहाँ लेके चले गए, सेंटर और फोकस के बीच में लेके चले गए। क्या तरीका बनाने का, यही है कि एक तो रे आप पैरेलल भेज दो जो कहाँ से पास होगी, फोकस से। एक कहाँ स्ट्राइक कराओ, पोल पे। पोल से स्ट्राइक होने के बाद वो जिस एंगल पे आई थी उसी एंगल पे चली जाएगी, जहाँ पे दोनों काट देंगे वहीं पे इमेज बन जाएगी। इमेज कहाँ बनी, सी से पीछे बनी। तो बियॉन्ड सी से पीछे बनी और कैसी बनी, बड़ी बनी इस बार तो, लार्ज। देखो ध्यान से, आप सेंटर पे पहुंचे तो बराबर साइज की बनी, सेंटर से आगे गए तो इमेज बड़ी होनी शुरू हो जाएगी। तो बड़ी बन गई इमेज, लार्ज बनी। और कैसी, रियल इन्वर्टेड तो है ही, रियल और इन्वर्टेड। ठीक है, नेक्स्ट पांचवा केस है, अगर आप ऑब्जेक्ट को और आगे की तरफ ले गए,
और आगे कहाँ लेके जाओगे, फोकस पे पहुंचा दोगे। तो अगर मान लिया आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ पहुंचा दिया, फोकस पे, तो फिर वही पहले वाला केस, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज फोकस पे बनी थी। अब हुआ क्या कि ऑब्जेक्ट फोकस पे आ गया तो इमेज कहाँ पहुंचेगी, इन्फिनिटी पे। बनाने का तरीका क्या रहेगा कि एक रे तो आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजोगे, वो कहाँ से पास होगी, फोकस से। दूसरी कहाँ स्ट्राइक कराओगे, पोल पे। पोल पे स्ट्राइक करने के बाद वो कैसे चली जाएगी, पैरेलल चली जाएगी। ये बात ध्यान रखेंगे। देखो हमें इन्फिनिटी पे इमेज बनानी, अगर हमें इन्फिनिटी पे इमेज बनानी तो इन्फिनिटी पे बनाने का तरीका है कि रेज पैरेलल जानी चाहिए। तो मेरे पास तो पहले से ही कंडीशन है कि मुझे पैरेलल भेजनी ही भेजनी, तो वो तो चलो हमने निकाल दी फोकस से। जब इसे बनाएंगे तो हम इसके पैरेलल बनाएंगे, तभी तो इन्फिनिटी पे जाएगी। तो कैसे, एट इन्फिनिटी इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। अभी भी जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही जा रही, तो रियल और इन्वर्टेड और बहुत बड़ी बनेगी, लार्ज। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज बहुत छोटी बनी थी, जब ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज बहुत बड़ी बनी, वेरी लार्ज। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, अच्छा सुनो, अब हुआ क्या कि ऑब्जेक्ट ना इन्फिनिटी से खिसकता खिसकता पहले सेंटर के पीछे, फिर सेंटर पे, सेंटर से एफ के बीच में पहुंच गया, फिर एफ पे पहुंच गया। अब कहाँ पहुंचेगा, अब तो एफ से भी आगे चला जाएगा। अब कहाँ पहुंचेगा, एफ और पोल के बीच में। तो अगर ऑब्जेक्ट कहाँ हो, एफ और पी के बीच में, तो जैसे इसमें दिखा रखा मैंने, अगर ऑब्जेक्ट कहाँ है, एफ और पी के बीच में, तब कैसे इमेज बनाएंगे। तो देखेंगे वही, एक रे तो हमने पैरेलल भेज दी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो कहाँ से पास होगी, वो फोकस से पास होकर ऐसे चली गई। एक कहाँ स्ट्राइक कराई हमने, पोल पे स्ट्राइक कराई और वो इधर चली गई। ये रेज कभी भी इधर जाके नहीं मिलने की, क्योंकि ये फैलती जा रही, ये डाइवर्ज होती जा रही। तो इधर कहीं नहीं मिलेंगी तो फिर ये दूसरी साइड जाके मिलेंगी। तो ये जब मैं पीछे की तरफ बढ़ाई तो ये यहाँ जाके मिली और फिर यही इमेज बनी। अब हमने पढ़ा कि अगर जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड इमेज बनेगी तो रियल बनेगी। और लेकिन ये तो कहाँ बन रही, बिहाइंड मिरर बन रही, बिहाइंड मिरर। तो कैसी इमेज बनी, ये बनी वर्चुअल इमेज। कैसी बनी, वर्चुअल। और वर्चुअल बनी तो आप देख रहे कि ये ऊपर की तरफ बनी, कैसी बनी, सीधी बनी, वर्चुअल। और कैसी बनी, इरेक्ट। और साथ ही साथ ये बड़ी भी तो बनी, कैसी बनी, मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड मतलब बड़ी, या आप इसे लार्ज भी लिख सकते हैं। तो कैसे कैसे, बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे बनी। तो आप इस केस को ना ध्यान रखेंगे, ये काफ़ी स्पेशल केस है, ये काफ़ी स्पेशल केस है, इसे ध्यान रखेंगे। कॉनकेव मिरर में एक केस यही है जब ये वर्चुअल इमेज बनाएगा, अदरवाइज सभी केसेस में कॉनकेव मिरर रियल इमेज ही बनाया करता है। जब ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में होगा तभी वर्चुअल इमेज बनेगी। वर्चुअल बनेगी तो इरेक्ट बनेगी, और ये ध्यान रखेंगे कि इसमें मैग्नीफाइड बनेगी, बड़ी बनेगी। ठीक है, और बिहाइंड द मिरर। अब हम पढ़ेंगे कि कॉनकेव मिरर को हम यूज़ कहाँ करते हैं। तो कॉनकेव मिरर को हम शेविंग मिरर में यूज़ करते हैं। शेविंग मिरर में जो होगा हमारा कॉनकेव मिरर होगा। और ध्यान रखेंगे कॉनकेव मिरर को कैसे यूज़ करते हैं। देखा कि कॉनकेव मिरर ना उल्टी इमेज बनाया करता है ज़्यादातर केसेस में। एक केस यही है जब वो सीधी इमेज बना रहा। अब जब मान लिया हम शेविंग कर रहे होंगे तो हम अपनी दाढ़ी तो ऊपर नहीं देखना चाह रहे होंगे, पता लगा हमारा सिर नीचे दिखाई दे रहा और पैर ऊपर दिखाई दे रहे। तो ऐसी इमेज तो हम चाहने के नहीं। हम कैसी इमेज चाहेंगे कि हमारा सिर जहाँ है वहीं सिर दिखाई दे, पैर जहाँ है पैर वहीं दिखाई दे। मतलब हमें उल्टी इमेज नहीं चाहिए। उल्टी इमेज नहीं चाहिए तो हम इस वाले केस को फॉलो करेंगे। मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, पोल और एफ के बीच में। ठीक है, इस बीच में होना चाहिए ऑब्जेक्ट। अच्छा, डेंटिस्ट भी यूज़ करते हैं। अगर आप कभी अपने दांत दिखाने गए हों डॉक्टर को, कोई दिक्कत हुई हो आपके दांत में, तो डेंटिस्ट एक छोटा सा मिरर यूज़ करते हैं। तो वो भी कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। उसमें भी वो किस तरह से यूज़ करेंगे, दांत को पोल और फोकस के बीच में लेके आएंगे और आपके दांत को देख लेंगे वो। ठीक है, बड़ी इमेज बना के देखेंगे। क्योंकि इस केस में क्या होगा, जब पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज कैसी बनेगी, बड़ी इमेज बनेगी। मतलब आपका छोटा दांत भी उसमें बड़ा दिखाई देने लगेगा। जो टॉर्चेज हैं उनके रिफ्लेक्टर में भी हम किसे यूज़ करते हैं, कॉनकेव मिरर को। जो हमारे एंटीना हुआ करते हैं ना, डिश, जितनी भी हमारी छत पे लग रही होंगी डिश, वो सब कैसी हैं, कॉनकेव शेप की है। और जो सोलर फर्नेस है, अब सोलर फर्नेस से मुझे याद आया कि कॉनकेव जो मिरर है वो रेज को जनरली इकट्ठा करता है, एक केस को छोड़ के। यहाँ पे तो कॉनकेव मिरर ने रेज को फैला दिया। लेकिन अगर आप और जितने भी केसेस देखेंगे उन सब केसेस में, मान लीजिए ये केसेस हैं, इन सब केसेस में रेज को इकट्ठा करने का काम करा। भाई ये दो रे गई, एक ये, और इसने इन्हें इकट्ठा कर दिया। या अगर आप इसे देखें, ये गई और ये गई, इन्हें मिला दिया यहाँ। तो कॉनकेव मिरर रेज को इकट्ठा करने का काम करता है, लाइट को इकट्ठा करने का काम करता है। तो हम कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। ध्यान रखेंगे इसे, कैसा बोलते हैं, कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग मतलब रेज को इकट्ठा करने वाला। मान लिया अगर आपके पास ये मिरर है और ये कुछ रेज आ रही, ठीक है, तो इन्हें सबको ये एक ही पॉइंट पे इकट्ठा कर देगा। ठीक है,
फोकस पे इकट्ठा कर देगा। ठीक है, इस वजह से ये कैसा है, कन्वर्जिंग मिरर है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करते हैं सोलर फर्नेस के अंदर। सोलर फर्नेस में क्या करते हैं कि खाने को गर्म करने के लिए हम सनलाइट का इस्तेमाल करते हैं, और वहाँ पे हम कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कॉनकेव मिरर क्या करेगा, सारी सनलाइट को एक पॉइंट पे इकट्ठा कर देगा, तो उससे बहुत ज़्यादा हीट जनरेट हो जाएगी और उससे हमारा खाना गर्म हो जाएगा। तो सोलर फर्नेस में हम इसकी कन्वर्जिंग एबिलिटी को यूज़ करते हैं। किसे यूज़ करते हैं, कन्वर्जिंग एबिलिटी को ध्यान रखेंगे। कन्वर्ज करने का मतलब है रेज को इकट्ठा करना। अब नेक्स्ट है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन से पहले हम पढ़ते हैं मिरर फॉर्मूला क्या है। मिरर फॉर्मूला हमने अब तक सभी ने लगभग पढ़ लिया होगा, वो है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब ये f क्या है, f है पोल से फोकस की डिस्टेंस, फोकल लेंथ जिसे बोलते हैं हम, f है वो, f है फोकल लेंथ। v क्या है, v है इमेज की डिस्टेंस। ये इमेज बनी पोल से इमेज की डिस्टेंस। ये बात ध्यान रखेंगे कि सारी डिस्टेंसेस हमेशा पोल से ही नपेंगी। तो पोल से इमेज की डिस्टेंस वो तो होगी स्मॉल v। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं u से। तो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करेंगे u से। तो मिरर फॉर्मूला क्या हुआ, मिरर फॉर्मूला हुआ हमारे पास फोकल लेंथ, इमेज की डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस के बीच में रिलेशन। तो जैसा इसमें लिखा हुआ रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल। तो ये कैसा रिलेशन है, ठीक है। मिरर फॉर्मूले को ध्यान रखेंगे 1/v प्लस 1/u। लेंस फॉर्मूले में बीच में माइनस आएगा, तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है, केवल एक को ध्यान रख लेंगे, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। मिरर फॉर्मूले में बीच में क्या आना, प्लस आना। नेक्स्ट है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन हमारा कुछ इस तरह का है, जैसे हमने 9th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी या 10th क्लास में भी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी रहे। तो अगर मान लिया ओरिजिन पे हमारा ये रखा हुआ मिरर, ये हमारा मिरर हो गया, तो डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर होंगी, सारी पोल से। तो इधर की डिस्टेंस कैसी होंगी भाई, इधर हमारा एक्स कैसा है, पॉजिटिव है, तो इधर की सारी डिस्टेंसेस जो होंगी वो पॉजिटिव होंगी। इधर इमेज कैसी बने, हमने पढ़ा कि ऑब्जेक्ट तो हमारा इधर होना, ऑब्जेक्ट तो जनरली हम इधर ही रखते हैं। अगर इमेज भी इधर बनी तो कैसी होगी, वो रियल होगी, और रियल होगी तो कैसी बनेगी, उल्टी, मतलब नीचे की तरफ बनेगी। कैसी बनेगी, नीचे की तरफ। अगर इधर की तरफ इमेज बनी, सोचो इधर की तरफ बनी तो वो कैसी होगी, वर्चुअल इमेज होगी, और अगर वर्चुअल होगी तो इरेक्ट बनेगी, मतलब वो सीधी बनेगी, ऊपर की तरफ बनेगी। अगर इन्वर्टेड होगी तो नीचे की तरफ बनेगी। जैसे ऊपर की हाइट, हम ऊपर की डिस्टेंसेज y इधर पॉजिटिव हुआ करता है, इधर y कैसा है, नेगेटिव, तो जो ऊपर की तरफ डिस्टेंसेज होंगी उन्हें हम पॉजिटिव मान के चलेंगे। तो मतलब अगर इरेक्ट इमेज है तो पॉजिटिव होगी डिस्टेंसेज, और अगर इन्वर्टेड इमेज है तो फिर नेगेटिव होगी, क्योंकि नीचे की तरफ क्या है, नेगेटिव। तो सिंपल ऐसे ध्यान रखेंगे कि पोल से इधर की डिस्टेंस सारी नेगेटिव, मतलब इस पोल से इधर की डिस्टेंस सारी नेगेटिव और इधर की डिस्टेंस सारी पॉजिटिव। जैसे इस केस में ही अगर मुझे कुछ देखना हो तो u तो हमारा नेगेटिव हो गया, फोकल लेंथ भी नेगेटिव होगी क्योंकि डिस्टेंस इधर की है, और v कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। भाई अगर मैं लिखूँ तो u कैसा होगा, वो नेगेटिव होगा, f कैसा होगा, वो भी नेगेटिव होगा, v कैसा होगा, v पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि इधर की तरफ की डिस्टेंस कैसी होंगी, पॉजिटिव। अब क्योंकि ये ऊपर की तरफ बना तो इमेज की हाइट को मैं i से अगर रिप्रेजेंट करूं तो वो भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। एक केस अगर मैं और भी देखूं समझाने के लिए, मान लिया मेरे पास ये केस है, इसमें u कैसा है, u नेगेटिव है, इसमें तो v भी नेगेटिव ही है। क्यों, क्योंकि इधर की तरफ ही है, अगर इधर की तरफ होता तो फिर पॉजिटिव होता। f कैसा है, वो भी नेगेटिव है, और जो i है, i कैसा है, आई नीचे की तरफ बना हुआ वो भी नेगेटिव है। ओ कैसा है, ओ मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट पॉजिटिव है क्योंकि वो ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे जैसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करते हैं इसी तरह से हम यहाँ भी साइन कन्वेंशन करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लीनियर मैग्निफिकेशन। मिरर फॉर्मूला तो हमने पढ़ लिया, मिरर फॉर्मूला तो फोकल लेंथ, इमेज की डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस के बीच की रिलेशनशिप है। अब नेक्स्ट है हमारे पास लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन का क्या मतलब है, लीनियर मैग्निफिकेशन बोलते हैं इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट का रेशो। भाई आपने ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने रखा और मिरर ने बनाई उसकी इमेज, तो इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का जो रेशो होगा आप उसे लीनियर मैग्निफिकेशन बोलेंगे। तो रेशो है हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर आप इसे v और u की टर्म में कैलकुलेट करना चाहते हैं तो -v/u आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। अब ध्यान एक बात और ध्यान रखेंगे कि m की वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव होगी, क्योंकि o तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। भाई ऑब्जेक्ट तो आप क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट तो आप जनरली ऊपर की तरफ ही रखते हैं, इधर की तरफ, तो o तो हमेशा पॉजिटिव होना ही होना। o कैसा होगा, पॉजिटिव ही होगा हमेशा।
अगर आई भी पॉजिटिव हो, आई भी कैसा हो, पॉजिटिव हो, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव क्या हो जाएगा, मैग्नीफिकेशन कैसा हो जाएगा, वो पॉजिटिव रहेगा। और पॉजिटिव तभी होगा जब कैसी बनेगी, इरेक्ट और वर्चुअल इमेज होगी। ध्यान रखेंगे, इरेक्ट वर्चुअल से बिल्कुल सगे भाई बहन हैं, ठीक है, बिल्कुल जुड़े हुए। जब भी इरेक्ट होगा तो वो वर्चुअल जरूर होगा। अगर इमेज उल्टी बन रही हो, उल्टी मतलब इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब रियल, तो आई नेगेटिव होगा, ओ पॉजिटिव तो होगा ही होगा। तो फिर टोटल कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। नेक्स्ट, मैग्नीफिकेशन से आपको क्या पता लगता है। मान लिया आपको कह दिया हो कि भाई मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 2 है, तो इसका मतलब यह है कि इमेज जो है वो 2 गुनी बड़ी बनी। अगर कहा कि मैग्नीफिकेशन 5 है, इसका मतलब इमेज 5 गुनी बड़ी बनी ऑब्जेक्ट से, ठीक है। तो अगर m की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी तो लार्ज इमेज बनी, अगर m 1 के बराबर है तो वो इक्वल साइज की इमेज बनी। और ये कब हुआ करता है, एट C, जब ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, सेंटर पे, तब इमेज बराबर साइज की बनेगी, ठीक है। केवल कॉनकेव मिरर ही ऐसा काम करते हैं। इमेज छोटी कब बनेगी, इमेज छोटी बनी तो मैग्नीफिकेशन 1 से कम हो जाएगा। मैंने एक क्वेश्चन ले रखा आपको और अच्छे से समझाने के लिए। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि एक आपके पास ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसका मतलब आपको ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी दे दी, 5 सेंटीमीटर दे दी। और ये पॉजिटिव होगी क्योंकि ऑब्जेक्ट आप क्या करते हैं, जनरली ऊपर की तरफ रखते हैं। इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, एट डिस्टेंस कितनी, 20 सेंटीमीटर। तो आपको u भी दिया हुआ 20 सेंटीमीटर। अब u हमेशा आपका कैसा होगा, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट आप जनरली मिरर से इधर की साइड रखते हो। कौन सा है, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर है, ठीक है। और रेडियस कितनी दे रखी है उसकी, रेडियस दे रखी है उसकी 30 सेंटीमीटर। तो अगर रेडियस 30 सेंटीमीटर है तो फोकल लेंथ हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि F इज इक्वल टू R अपॉन 2 हुआ करता है, हमने पढ़ रखा। अब ध्यान रखेंगे कि इसका सेंटर इधर है, फोकस इधर, तो फोकल लेंथ कैसी होगी, नेगेटिव होगी। हमें क्या करना, हमें एक तो v की वैल्यू निकालनी, पोजीशन ऑफ इमेज। दूसरा हमें निकालना नेचर, नेचर मतलब रियल है या वर्चुअल है। और तीसरा हमें निकालना साइज, मतलब हमें आई की वैल्यू कैलकुलेट करनी। चलो तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम, भाई वी नो दैट, हमारे पास फॉर्मूला तो है ही, मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, 1/f, f की वैल्यू कितनी है, -15 इज इक्वल टू 1/v, तो मुझे कैलकुलेट करना ही है। और 1/u कितना है, u है 20 सेंटीमीटर, इसका माइनस मैंने यहाँ लगा दिया। वैसे तो बीच में प्लस होना था, लेकिन इसका माइनस मैंने दे दिया, इसे मैंने इधर पहुँचा दिया। तो 1/-15, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, 1/20 इज इक्वल टू 1/v। इनका एलसीएम कितना आएगा, 16 का एलसीएम आ जाएगा। 60 आएगा तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इधर 1/v। इसका मतलब 1/v कितना आ जाएगा हमारे पास, 1/v आ जाएगा -1, भाई -4 + 3 -1/60। दोनों साइड का अगर मैं रेसिप्रोकल करूँगा तो v की वैल्यू -60 आएगी, ठीक है। तो एक बात तो हमें पता लगी कि v कहाँ बन रहा, 60 सेंटीमीटर पे बन रहा। इमेज जो है, इमेज अच्छा नेगेटिव है v, मतलब v नेगेटिव है तो इधर की तरफ इमेज बनी, इधर की तरफ इमेज बनी तो इमेज कैसी है, रियल है। भाई v नेगेटिव है, नेगेटिव तो इधर की डिस्टेंस होगी, इधर की डिस्टेंस पॉजिटिव होगी और इधर की डिस्टेंस कैसी होगी, नेगेटिव। तो अगर नेगेटिव आया v तो कैसी इमेज है, रियल इमेज है। और अगर रियल है तो एक बात पक्की, कैसी, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब उल्टी जरूर बनी होगी। तो 2 बातें तो हमें पता लग गई, इमेज की डिस्टेंस भी हमें पता चल गई और उसका नेचर भी पता लग गया हमें। अब हमें क्या निकालना, उसका साइज निकालना। तो साइज निकलेगा मैग्नीफिकेशन वाले फॉर्मूले से। सिंस मैग्नीफिकेशन जो है, मैग्नीफिकेशन हुआ करता है I/O इज इक्वल टू -v/u के इक्वल हुआ करता है। तो I की वैल्यू तो मुझे पता नहीं, लेकिन ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हाइट कितनी है, 5 सेंटीमीटर। v की वैल्यू मैंने निकाल ली, कितनी है, -60, और एक माइनस पहले से लगा हुआ, तो कैसा हो जाएगा, +60। और u कितना है, u है -20, तो 20 × 60 माइनस का, ठीक है, और 5 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो I इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर का है तो इमेज 15 सेंटीमीटर की बनी, बड़ी इमेज बनी, 3 गुना बड़ी इमेज बनी। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं अगर न्यूमेरिकल हमारे पास आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। अब तक हमें कॉनकेव मिरर पढ़ा खूब डिटेल में, अब हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में हमारे पास केवल 2 ही केसेस हैं।
कौन कौन से केस हैं कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हो तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी। और अगर ऑब्जेक्ट किसी फाइनाइट डिस्टेंस पे हो, मतलब इन्फिनिटी पे ना हो, फाइनाइट डिस्टेंस पे हो, तो कैसे बनेगी, एक एक करके हम देखेंगे। ये जो पैरेलल रेज आ रही है, ये वाली, ये जो पैरेलल रेज आ रही, ये इन्फिनिटी से आई, क्योंकि पैरेलल रेज कहाँ से आया करती हैं, इन्फिनिटी से। कॉन्वेक्स मिरर पे टकराई, कॉन्वेक्स मिरर का फोकस भी इधर होगा, सेंटर भी इधर की तरफ होगा, राइट की साइड, इधर की तरफ। और ये डिस्टेंस कैसी होंगी, पॉजिटिव डिस्टेंस होंगी, क्योंकि पोल से राइट की डिस्टेंस पॉजिटिव, लेफ्ट की डिस्टेंस नेगेटिव। अब जो पैरेलल आ रही है इन्फिनिटी से, वो कहाँ इमेज बनेंगी, फोकस से पास होंगी या फोकस से होके जाएंगी। तो फोकस से पास हुई तो इमेज कहाँ बन गई, फोकस पे ही बन गई। तो अगर ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे। इमेज कहाँ बनी, इमेज बनी फोकस पे, और बहुत छोटी, वेरी स्मॉल, मतलब कि मैं इसे टाइनी लिख सकता हूँ, टाइनी मतलब बहुत छोटी, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और कॉन्वेक्स मिरर कैसी इमेज बनाएगा, हमेशा हमेशा बनाएगा इरेक्ट, और अगर इरेक्ट बनी तो कैसी होगी, वर्चुअल। वर्चुअल क्यों, क्योंकि इस साइड बनी राइट साइड, राइट साइड की सारी इमेजेस कैसी होंगी, वर्चुअल। तो कॉन्वेक्स हमेशा हमेशा कैसी बनाएगा, वर्चुअल बनाएगा और इरेक्ट बनाएगा। एक और बात, स्मॉल साइज की बनाएगा, सारी इमेज जो भी बनेंगी वो कैसी बनेंगी, वर्चुअल, इरेक्ट और स्मॉल साइज की बनेगी। ये कॉन्वेक्स मिरर की खास बात है। अगर फाइनाइट डिस्टेंस पे है तो मैंने तरीका बता ही रखा, एक रे को तो आप कैसे भेजो, पैरेलल भेजो प्रिंसिपल एक्सिस के, वो फोकस से या तो सच में ही पास होगी या फिर महसूस होगी, जाएगी तो इधर की तरफ, लेकिन ऐसा महसूस होगा कि कहाँ से आ रही, फोकस की तरफ से आ रही। दूसरा, आपने कहाँ स्ट्राइक करी, ऑप्टिकल सेंटर, सॉरी पोल बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर तो लेंस में होगा, इसे बोलते हैं पोल। तो पोल पे स्ट्राइक करी और जिस एंगल पे आई थी उसी एंगल पे चली गई। अब एक रे तो गई है, एक रे गई है, ये तो कभी नहीं लगने का कि इधर जाके मिलेंगी, क्योंकि ये फैलती जा रही, डाइवर्ज होती जा रही, फैलती जा रही। तो अगर कोई इधर से देख रहा होगा तो उसे कैसा दिखाई देगा कि ये यहाँ से आ रही, ये यहाँ इकट्ठी हो रही। तो इसका मतलब इमेज जो है कहाँ बनेगी, पोल और एफ के बीच में इमेज बनेगी, बिटवीन पी एंड एफ, पी और एफ के बीच में बनेगी। कैसी इमेज, वर्चुअल, इरेक्ट और स्मॉल साइज की, जो कि कॉन्वेक्स मिरर की खास प्रॉपर्टी है, ऐसी इमेज बनाएगा। कॉन्वेक्स मिरर को हम यूज़ कहाँ करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर को हम यूज़ करेंगे जो हमारे व्हीकल्स हैं उनमें रियर व्यू मिरर की तरह हम यूज़ करेंगे, वहाँ यूज़ करते हैं। दूसरा, जो शॉप्स हुआ करती हैं, बड़ी बड़ी दुकान हैं, उनमें हम सिक्योरिटी मिरर की तरह यूज़ करेंगे, क्योंकि आप देखो कॉन्वेक्स मिरर ना एक काफ़ी बड़ा एरिया कवर करता है। तो काफ़ी बड़ा एरिया कवर करता है तो आप ना इसे दुकान के शुरू के किसी कोने में लगा दो तो पीछे की पूरी दुकान आपको दिख जाएगी। तीसरा, जो लैंप हैं, स्ट्रीट लैंप हैं, रात में स्ट्रीट में जो लैंप लगे हैं उनमें रिफ्लेक्टर की तरह यूज़ करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एरिया कवर करता है, तो इस वजह से कॉन्वेक्स मिरर का हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो 2-3 इसके यूज़ हैं, आप इन्हें अच्छे से याद रख लेंगे। एक जो मुझे शुरू में भी बतानी थी, मैंने बताई हुई थी कि कॉनकेव मिरर जो है रेज को इकट्ठा करने का काम करता है, तो इस वजह से इसे कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। और कॉन्वेक्स मिरर रेज को फैलाने का काम करता है, इसे बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होगी और कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, इधर की तरफ, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्शन का टॉपिक था। रिफ्लेक्शन के बाद हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि उनका भी फ़ायदा हो। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, नोट्स के लिए आप इंस्टाग्राम वाले चैनल पे जा सकते हैं, नितिन का विज्ञान करके। और ये अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएंगे और करेंगे भी खुद, अगर अभी तक नहीं किया है, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, और जल्दी मिलते हैं हम रिफ्रैक्शन वाली वीडियो